हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नाइन्थ। चैप्टर नाइन्थ क्या है आपके पास? सेंट्रल ऑर्बिट्स। सेंट्रल ऑर्बिट्स ये वाला चैप्टर करने से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं कि सेंट्रल जो ऑर्बिट होता है आपका वो होता क्या है। ठीक है, तो सेंट्रल ऑर्बिट को डिफाइन करने से पहले हम किसकी डेफिनेशन देखेंगे? सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन। तो जो आपका सेंट्रल फोर्स होता है आपके पास, वो फोर्स क्या होगा? ए फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट। कि एक ऐसा फोर्स जिसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो आपका एक फिक्स पॉइंट से पास हो। जैसे आपने क्या मान लिया कि ये आपका हाथ है और आपने क्या किया, एक रस्सी को घुमाया। तो आप रस्सी को घुमाओगे तो वो ऐसे ऐसे घूमेगी। तो जब आप रस्सी को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो जो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस तरह से, वो फोर्स आपका हमेशा किस पॉइंट की तरफ एक्ट करेगा? इस पॉइंट की तरफ एक्ट करेगा। तो ये आपकी इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास करेगी? एक फिक्स पॉइंट से। तो इस फोर्स को आप क्या बोल दोगे? सेंट्रल फोर्स बोल दोगे। ठीक है, और जो आपका ये पार्टिकल जो आपका पाथ ट्रेस करेगा, इस पाथ को क्या बोल दोगे आप? सेंट्रल ऑर्बिट बोल दोगे। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा सेंट्रल ऑर्बिट। और जो आपका फोर्स लगेगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा? इस डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा और इस फिक्स पॉइंट की ओर। मींस इसके जो लाइन ऑफ एक्शन है ऑलवेज इस पॉइंट से क्या करेगी? पास करेगी। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? इसको बोलोगे सेंट्रल फोर्स। और ये जो ऑर्बिट बनेगा आपका, इसको क्या बोल दोगे? सेंट्रल ऑर्बिट बोल दोगे। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि जो आपका ये सेंट्रल ऑर्बिट बनेगा ना, ये हमेशा क्या बनेगा? एक प्लेन कर्व बनेगी। मींस आपकी ये एक प्लेन में कोई कर्व बनेगी। जो भी आपकी कर्व बनेगी वो हमेशा क्या होगी? 2D होगी। मींस प्लेन में कर्व होगी। तो देखो कैसे प्रूव करोगे इसको। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले कि जो आपका सेंट्रल ऑर्बिट है वो हमेशा प्लेन कर्व होगा, उसके लिए हम कुछ 2-3 रिजल्ट्स हैं उनको देखो, जो आपके आगे की थ्योरम में भी क्या होंगे? यूज होंगे। वो रिजल्ट्स क्या हैं आपके पास? आपने मान लिया कि ये आपका कोई पॉइंट है और ये आपका पार्टिकल क्या करता है? इस तरह से मूव करता है। आपने क्या मान लिया कि ये कोई एक पॉइंट है P। ये पार्टिकल की पोजीशन है किस टाइम के ऊपर? किसी टाइम t के ऊपर। ठीक है, किसी टाइम t के ऊपर आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ है? यहाँ पे है। तो जब आप इस पार्टिकल को, इसका पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो इसको क्या मान लिया आपने? r मान लिया। ठीक है, तो आपके पास अब दो टर्म आते हैं। देखो, जो आपका ये पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा तो वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास? इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी ये होगी, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी? ये होगी वेलोसिटी। तो इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी आपके पास, उसको देखो रिजोल्व करोगे एक तो इस रेडियस वेक्टर के अलोंग। इसको तो आप क्या बोल दोगे? जो रेडियस वेक्टर के अलोंग रिजोल्व करोगे इसको बोल दोगे रेडियल वेलोसिटी। और एक डायरेक्शन क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर। और इसको जब आप इसके परपेंडिकुलर रिजोल्व करोगे तो आपको इसको वेलोसिटी का क्या, कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? ये वाला ट्रांसवर्स कंपोनेंट। इसको तो क्या बोल दोगे? ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और इसको क्या बोल दोगे आप? रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये रेडियस वेक्टर के अलोंग जो आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट है इसको क्या बोल दोगे? रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह से आपका क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कि जो इस रेडियस वेक्टर के अलोंग एक्सेलरेशन होगा उसको तो क्या बोल दोगे? रेडियल एक्सेलरेशन। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा उसको क्या बोल दोगे? ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बोल दोगे। ठीक है, ये दोनों बातें हम यूज करेंगे। तो देखो एक चीज और नोटिस करो, जब आपका पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा आपका सेंट्रल ऑर्बिट में, तो जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? सिर्फ इस डायरेक्शन में है ना, इसी डायरेक्शन में आपका फोर्स है, इस लाइन के अलोंग। जो आपकी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इस लाइन में है। तो आपका जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपके पास? ओनली रेडियल कंपोनेंट होगा। जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो सेंट्रल ऑर्बिट के केस में आपके पास हमेशा रेडियल कंपोनेंट मिलेगा फोर्स का। ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह से एक्सेलरेशन का भी क्या होगा? जो आपका रेडियल कंपोनेंट है सिर्फ वही एक्ट करेगा। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब इन रिजल्ट्स का ध्यान में करके हम क्या करेंगे? इसका प्रूफ करेंगे। इसके लिए हमने क्या मान ली? ओ आपने मान लिया क्या? ये फिक्स पॉइंट। ठीक है, और ओ एक्स को क्या मान लिया आपने? लाइन ऑफ एक्शन मान लिया।
ठीक है, ये आपके पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। और आपने क्या मान लिया कि आपका जो पॉइंट P है वो इस तरह से इस कर्व में मूव करता है, तो किसी टाइम t के ऊपर आपका पार्टिकल P पोजीशन के ऊपर है। और इस वेक्टर को आपने क्या मान लिया, इसको मान लिया आपने r। ठीक है, तो अब देखो इस केस में आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अगर r डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन कितना, d2r/dt²। ठीक है, तो ये आपका रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स तो जीरो होगा इस केस में, तो ओनली कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज d2r/dt² एंड दिस वेक्टर इज पैरेलल टू r। ठीक है, इसका मतलब जो आपका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट था वो इस r के क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा, आपको वेक्टर कैलकुलस का एक रिजल्ट पता है कि दो वेक्टर आपके पास पैरेलल हो तो उनका क्रॉस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या रिजल्ट आया, d2r/dt² क्रॉस r इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो दो वेक्टर का क्रॉस जीरो होता है, अगर कोई जीरो क्वांटिटी इसके अंदर आप ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसमें क्या किया, कोई एक क्वांटिटी ऐड की, और वो क्वांटिटी क्या है आपके पास, dr/dt क्रॉस dr/dt। इस क्वांटिटी को क्या किया, ऐड किया, दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों का क्रॉस क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो। इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, डेरिवेटिव बन जाएगा किसका, dr/dt क्रॉस r का। ये आपके पास बनेगा dr/dt क्रॉस वेक्टर r, और इसका क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव d/dt। सब जगह पे r लगा लेना, r क्या है आपके पास, वेक्टर है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो अगर किसी का डेरिवेटिव जीरो हो तो वो चीज़ क्या होती है आपके पास, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो यहाँ से क्या अप्लाई किया, dr/dt क्रॉस r, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट वेक्टर को आपने क्या मान लिया, h मान लिया। ठीक है, तो ये तो आपका था यहाँ तक। अब आपके पास वेक्टर कैलकुलस का ही एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है, देखो कि आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है तीन वेक्टर का, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर उसके अंदर क्या हो आपके पास, दो वेक्टर सेम हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होता है आपका, जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करने का फॉर्मूला क्या होता है, a.b क्रॉस c, यानी कि a क्रॉस b, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो आपको अगर ये पता है कि दो वेक्टर सेम हो तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, तो आपके पास इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, r dr/dt और आपका वेक्टर r, ये भी क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है r और dr/dt का, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आपके पास क्या आ गया, r.dr/dt क्रॉस वेक्टर r, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है आपके पास, h, इसकी वैल्यू क्या पुट कर दो, h पुट कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, r.h इज इक्वल टू जीरो। दो वेक्टर का डॉट आ गया, दो वेक्टर का डॉट कितना आ गया आपका, जीरो। तो इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, वेक्टर r इज परपेंडिकुलर टू h। और h कैसा वेक्टर है आपके पास, कांस्टेंट वेक्टर है। कांस्टेंट वेक्टर का मतलब कोई एक फिक्स लाइन, कोई एक फिक्स डायरेक्शन। अब देखो मान लो आपके पास ये h वेक्टर है, ठीक है, ये h वेक्टर और ये आपके पास r वेक्टर क्या है, इस h वेक्टर के परपेंडिकुलर। इस h वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब आपके पास r कहाँ पे होगा, इस कहीं इस प्लेन में होगा आपके पास। ये आपका h, r क्या है आपके पास, h के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब या तो यहाँ पे होगा वो, या कहाँ होगा, यहाँ होगा, इस वाले प्लेन में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो वेक्टर r है आपका वो क्या आ जाएगा, किसी प्लेन में आएगा। प्लेन में आने का मतलब जो आपके पास ये आपका वेक्टर है, जो पॉइंट की पोजीशन है इस पॉइंट के ऊपर, वो क्या आ जाएगा, किसी प्लेन में आएगा। ये तो किसी टाइम t के ऊपर है, जब आपका जैसे जैसे टाइम चेंज होगा r भी चेंज होगा। तो इसका मतलब आपके जो जिस भी पॉइंट के ऊपर आपका पार्टिकल होगा उस सब के लिए जो रेडियस वेक्टर आएगा आपके पास, वो सभी आपके पास क्या आ जाएंगे, एक प्लेन में आएंगे। प्लेन में आएंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो पूरी कर्व बनेगी वो कहाँ लाई करेगी, आपके पास एक प्लेन में लाई करेगी। और यही आपको क्या करना था, शो करना था कि जो सेंट्रल ऑर्बिट है वो हमेशा क्या होगा, प्लेन कर्व होगा। ठीक है,